नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम धामी नीति आयोग की बैठक में लिया हिस्सा। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कर सकते हैं मांग। अग्निवीरों के लिए धामी सरकार का बड़ा ऐलान। राज्य सरकार की नौकरियों में मिलेगा आरक्षण। पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में आरक्षण देगी सरकार। सीएम ने पीएम मोदी का जताया आभार। कांवड़ के चलते देहरादून में नहीं लगेगा जाम। शहरी क्षेत्रों में कांवड़ियों का आना प्रतिबंधित। हरिद्वार जाने के लिए रिस्पना पुल से जाना होगा। मसूरी मार्ग का उपयोग करने की अनुमति नहीं। उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। हरिद्वार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दी सैकड़ों नर्सिंग डिग्रीधारियों को राहत। पहले से नियुक्ति पाए नर्सिंग अधिकारियों को परीक्षा में दोबारा प्रतिभाग करने पर रोक। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बैठक हो रही है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में मौजूद हैं। राज्य के लिए विशेष सहायता का अनुरोध कर सकते हैं। कई अवस्थापना सुविधाओं के लिए अतिरिक्त सहायता का भी विषय रख सकते हैं। योजनाओं में वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी की पैरवी भी कर सकते हैं। राज्य के पर्यावरणीय योगदान के साथ ही सामरिक और भौगोलिक दृष्टि का हवाला भी दे सकते हैं। रविवार को दिल्ली में होने वाली मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार देर शाम नई दिल्ली पहुंचे और आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो नीति आयोग की बैठक हो रही है, इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हो रही है। ये बैठक नई दिल्ली में हो रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देर शाम ही पहुंच गए थे और आज कई मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं इस बैठक में और कई विषयों पर प्रस्ताव रख सकते हैं, जैसे कि राज्य के लिए विशेष सहायता का अनुरोध कर सकते हैं। कई अवस्थापना सुविधाओं के लिए अतिरिक्त सहायता का भी विषय रख सकते हैं। योजनाओं में वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी की पैरवी भी कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य के पर्यावरणीय योगदान के साथ ही सामरिक और भौगोलिक दृष्टि का हवाला दे सकते हैं और योजनाओं में वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी की मांग भी कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये वो तस्वीरें हैं जब दिल्ली पहुंचे थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। उस दौरान उनके आसपास उनका सुरक्षा जाब्ता मौजूद था और मीडिया के कैमरों में वो कैद हो गए थे और इस बैठक में कई मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। और इस खबर पर देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंत जी, आज नीति आयोग की बैठक हो रही है। उत्तराखंड के लिहाज से ये बैठक कितनी खास है? पंत जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल। पंत जी, आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये जो नीति आयोग की बैठक हो रही है, उत्तराखंड के लिहाज से अगर इसे समझा जाए तो कितनी खास और अहम ये बैठक है?
बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार के लिहाज से, उत्तराखंड प्रदेश के लिहाज से नीति आयोग की जो बैठक है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ पूरी तैयारी के साथ पूरा प्रेजेंटेशन इस बैठक में देने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नीति आयोग की जो बैठक आज हो रही है, उसमें उत्तराखंड सरकार के अलावा जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। हालांकि दूसरे राज्यों में जो दूसरे राजनीतिक दल की सरकारें हैं उनके मुखिया शामिल होंगे नहीं होंगे ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने उत्तराखंड की जरूरतों को और अपने रोड मैप को लेकर के नीति आयोग की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में किस तरीके से रोपवे सिस्टम लागू किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी पर्यटन पर निर्धारित है। इसको लेकर के सड़कें जो बना रही है सरकार, ऑल वेदर रोड बना रही है, उसमें लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम सामने आ रही है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार अब चाहती है कि पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए रोपवे सिस्टम डेवलप किया जाए। रोपवे सिस्टम के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी, जो नीति आयोग की तरफ से की बैठक में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा जो एलिवेटेड रोड है उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उत्तराखंड में इस तरीके की सड़कों का निर्माण किया जाए जहां पर जमीनों का कटाव कम से कम हो, यानी जमीनें भी सेफ रहेंगी और जो पानी का बहाव है वो एलिवेटेड रोड के नीचे से जाता रहेगा। और साथ ही साथ जो जंगली जानवर है, खासतौर पर राजाजी और जिम नेशनल जो कॉर्बेट पार्क है उसके लगती हुई जो जमीनें हैं, ये जंगल है, वहां पर किसी तरीके का निर्माण कार्य नहीं होगा, तो उससे जंगलों को भी नुकसान नहीं होगा और साथ ही साथ जंगली जानवरों को आने जाने में किसी तरीके की दुश्वारियां पैदा नहीं होगी। इसके अलावा जो अवस्थापना विकास के कार्य है, सरकार चाहती है अगर गैरसैंड क्षेत्र को डेवलप किया जाए उसके लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी। यानी एक अगले जो 25 साल से लेकर के 50 साल तक का जो खाता होगा कि ट्रैफिक सिस्टम कहाँ पर होगा, जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, क्षेत्रफल कितना कम होगा, इसके आधार पर कितने अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता राज्य में होगी और किस प्रकार के पुनर्निर्माण के कार्यों को आगे बढ़ाना होगा, इसको लेकर के मुख्यमंत्री अपना पूरा प्रेजेंटेशन नीति आयोग की बैठक में आज देने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो आज नीति आयोग की ये बैठक हो रही है जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। इस बैठक में राज्य के लिए विशेष सहायता का अनुरोध कर सकते हैं। इसके साथ ही कई अवस्थापना सुविधाओं के लिए अतिरिक्त सहायता का भी विषय इस बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रख सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी अग्निवीरों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड सरकार सेना में अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर घर लौटने वाले अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में आरक्षण देने वाली है। इससे पहले सीएम धामी ने अफसरों को इसके लिए योजना तैयार करने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस संबंध में एक ठोस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसमें पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा देश सेवा कर लौटने वाले अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य के लिए उन्हें कई क्षेत्रों में रोजगार संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास योजना भी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। सीएम धामी ने एक्स पर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से देश की सेना को सशक्त बनाने का हमारा संकल्प अग्निपथ योजना के माध्यम से पूरा हो रहा है। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि विभिन्न जो हमारे सरकारी विभाग हैं, पुलिस विभाग है, आपदा प्रबंधन है, चार धाम यात्रा प्राधिकरण है, अन्य जो भी हमारे विभाग हैं, जहां भी हम उनको उनकी सेवाओं को ले सकते हैं वहां पर हम उनको सेवा में रखेंगे और अच्छा उनका आगे का जो है जो कालखंड है उन पे उनकी सेवाएं राज्य को भी मिलें, राष्ट्र के साथ साथ ऐसी व्यवस्था करेंगे। 22 जुलाई से देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हुई कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरा ट्रैफिक प्लान बना रखा है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में कांवड़ियों के वाहनों को आने जाने में इजाजत नहीं मिली है। इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा है कि किसी भी कांवड़ वाहन को नगर क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है, चाहे वो किसी भी दिशा से आ रहा हो या फिर कहीं से भी वो वाहन आ रहा हो।
कावड़ वाहन को जो है हमारे नगर क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है, चाहे वो किसी भी दिशा से हो, चाहे वो सहारनपुर साइड से हो या हरिद्वार या मसूरी, तो सिटी क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है। जो भी कावड़ या तो आशारूढ़ी की साइड से आएंगे या विकासनगर साइड से आ गए और जिनको कि हरिद्वार की तरफ को जाना है, तो सीधी सी बात है, उनका जो रूट है वो क्या कहते हैं, शिमला बाईपास और उसके बाद फिर ISBT और फिर कारगी चौक रिस्पना होते हुए जो है वो ऋषिकेश की ओर प्रस्थान करेंगे। इसी प्रकार से जो कोई कावड़ अगर ऋषिकेश या हरिद्वार से वापस आएगी और जिसको अगर विकासनगर से साइड को जाना है, तो वो भी वाया रिस्पना और कारगी चौक और फिर ISBT शिमला बाईपास होते हुए जो है नया गांव होते हुए वो रूट पकड़ेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में कांवड़ यात्रियों की एंट्री को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन शुक्रवार को देहरादून से कोठाल गेट पुलिस बैरियर को आसानी से पार करते हुए कांवड़ियों की 4 गाड़ियां, जिसमें 40 से 50 कांवड़िया लेकर लोग मसूरी कोलू खेत बैरियर पर पहुंच गए, जहां पर तैनात पुलिसकर्मियों ने जब कांवड़ियों की गाड़ियों को रोका और मसूरी जाने के लिए मना किया, जिस पर कांवड़िए भड़क गए और कांवड़िए मसूरी देहरादून रोड के बीच सड़क पर बैठ गए और रास्ते को जाम कर दिया। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और कांवड़ियों को समझाइश दी। उसके बाद उन्हें मसूरी जाने के लिए अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद कांवड़ियों ने जाम खोला है। लेकिन सवाल उठता है कि जब मसूरी देहरादून मार्ग कोठाल गेट पुलिस चेक पोस्ट पर कांवड़ियों को रोका जाना चाहिए था, तो पुलिस के द्वारा क्यों नहीं रोका गया? कांवड़िए बैरियर कर मसूरी कोलू खेत कैसे पहुंच गए? इधर हरिद्वार में प्रशासन ने यू टर्न ले लिया है और पर्दे लगाकर ढके गए मजार और मस्जिद से पर्दे हटवा दिए हैं। दरअसल प्रशासन ने पुलिस के 2 जवानों को भेजा, इस्लाम नगर की मस्जिद और दुर्गा चौक के पास स्थित मजार के पास लगाए गए जितने भी पर्दे थे हटवा दिए हैं। हालांकि मस्जिद और मजार पर पर्दे लगवाए जाने पर कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं, जिस पर प्रशासन के अधिकारी इस बारे में कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन हमें हटाने के आदेश मिले अभी, इसलिए हमने हटा दिया। किसने आदेश दिया? हमें रेल चौकी से आदेश मिले इसे हटाने के, इसलिए हमने हटा दिया गया। लगाया भी आपके माध्यम से क्या था? ये हमें पता नहीं है कुछ किसके बताया कि कब ये लगा था, क्यों हटाने, क्यों आपने? ये कुछ नहीं हमें बताया। हमें जो आदेश मिले, फिलहाल हम ड्यूटी पे थे, हमें जो आदेश मिले हमने वो काम कहाँ कहाँ ये लगे थे, कहाँ कहाँ पे हटाए? एक बुरेशा मजार पे ऊंची सड़क और एक इस्लाम नगर मस्जिद का 2 के आदेश मिले थे, वो हमने हटा दिया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही, जिसकी वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा का विकराल रूप देखने को मिला है, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए हैं। हरिद्वार में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। इससे भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर 293.30 मीटर हो गया, जो चेतावनी रेखा के निशान 293 से ऊपर है, जबकि 294 मीटर गंगा का जलस्तर खतरे का निशान है। प्रशासन और यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। हालांकि रात तक जलस्तर के सामान्य होने के अनुमान है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही, जिसकी वजह से हरिद्वार और खास तौर पर ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। विकराल रूप गंगा का देखने को मिल रहा है। खास तौर पर इसलिए कहा क्योंकि ऋषिकेश में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, वहां पर ठहरते हैं और माना यह जाता है कि ऋषिकेश में पहुंचने पर, हरिद्वार में पहुंचने पर एक मन की शांति मिलती है।
लेकिन इन दिनों जब बारिश हो रही है, इसकी वजह से गंगा का जलस्तर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। खतरे के निशान से ऊपर गंगा बह रही है। हालांकि पुलिस चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है, बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट किया गया है, जिसकी वजह से कोई भी परेशानी ना हो। इधर देर रात से लगातार हो रही पहाड़ों में जोरदार बारिश की वजह से एक बार फिर से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का पागल नाला बाधित हो गया है। पागल नाला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। चारधाम पर निकले हुए तीर्थयात्री से लेकर स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ऊंची पहाड़ियों से पागल नाला में जबरदस्त मिट्टी का मलबा आ रहा है, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। संबंधित विभाग सड़क खोलने में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ नीति मलारी मोटर मार्ग मलबा आने के कारण अवरुद्ध हो गया है, जिसकी वजह से दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया। संबंधित विभाग की मशीन घटनास्थल पर पहुंची। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग नीति मलारी मोटर मार्ग पर संबंधित विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। वहीं मुख्य सड़क खोलने में थोड़ा समय लग सकता है। उत्तरकाशी गंगोत्री घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से गंगोत्री धाम में अचानक भागीरथी का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि समय रहते सभी श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए थे, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। बता दें कि उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते जगह जगह पर भूस्खलन की खबरें सुनाई दे रही। पिछली रात को ही घनसाली के बूढ़ा केदार में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है, जिसमें हुए भूस्खलन में एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई है। वहीं एसडीआरएफ और सुरक्षा बलों ने हालांकि एक शव बरामद कर लिया है। देहरादून मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 6 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। नदी नालों से दूर रहने और बारिश के दौरान पहाड़ की यात्रा न करने की भी अपील की गई है। जिस तरीके से प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, उसे ध्यान में रखते हुए आईएमडी ने यानी कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी घरों से बाहर निकले, नदी नालों से दूर रहें और बारिश के दौरान पहाड़ की यात्रा बिल्कुल ना करें। केदारनाथ यात्रा में सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग बाधित हुआ है। दरअसल सड़क का बड़ा हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आया है, जिसकी वजह से सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए सभी श्रद्धालु पैदल यात्रा कर रहे हैं।
बद्रीनाथ धाम में पवित्र पावनी अलकनंदा नदी बहती है। जानकारी के लिए बता दें कि अलकनंदा नदी भगवान बद्री विशाल के चरणों से होकर गुजरती है और इस अलकनंदा नदी का बद्रीनाथ धाम में काफी महत्व भी माना जाता है। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा के ठीक पास ब्रह्मकृपाल नाम का एक तीर्थ स्थल भी मौजूद है, जिस पर ब्रह्मकृपाल तीर्थ स्थल पर हर दिन सैकड़ों हजारों की तादाद में तीर्थयात्री अलकनंदा नदी का दिव्य दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं देर शाम को अचानक अलकनंदा नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ गया, जिस वजह से पूरे बद्रीपुरी में कुछ देर के लिए काफी हड़कंप देखने को मिला है। बात करें बद्रीनाथ धाम की तो यहाँ रहने वाले पुलिस प्रशासन के लोगों ने रहने वाले लोगों को और खासकर तीर्थयात्रियों को ये हिदायत दी है कि नदी के पास बिल्कुल ना जाएं। साल 1999 जब भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में देश के कई जवानों ने अपनी शहादत दी थी, जिसमें उत्तराखंड की 75 जाबाजों की शहादत की कहानी भी दर्ज है। युद्ध में देश के कई जाबाज दुश्मन की गोली लगने से घायल हुए थे। उनमें से एक नैनीताल के नवाब वसीम भी थे। कारगिल युद्ध के जाबाज सिपाही नवाब वसीम के दोनों पैरों में दुश्मनों ने AK-47 राइफल से 7 गोलियां मारी थी, लेकिन फिर भी वसीम दुश्मनों से लड़ते रहे। खास बात यह है कि पैरों में गोलियां लगने के बाद भी आज रिटायर्ड सूबेदार मेजर नवाब वसीम बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो एक मेजर जनरल चोपड़ा साहब होते थे, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, जिन्होंने मेरी सर्जरी की थी फर्स्ट जब गोली लगने के बाद मैं आया था। अब वो शायद वो भी रिटायर हो गए होंगे मेरी तरह। तो उन्होंने मेरे से कहा था, बेटा जो है चलते रहोगे तो रहोगे। और वही एक वजह है कि मैंने अपने जो मेरा फुटबॉल जो मेरा जीवन था मैंने उसको नहीं छोड़ा। और अब जब मैं खुद नहीं खेल सकता तो मैं अपने बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि वो लोग आए हमारे पास। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो यशवंत कैडा साहब जो हैं और प्लस मैं मिलके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में हो रही नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया पर सुनवाई की है। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सैकड़ों डिग्रीधारियों को राहत देते हुए स्वास्थ्य विभाग में पहले से नियुक्ति पाए नर्सिंग अधिकारियों को परीक्षा में दोबारा से प्रतिभाग करने पर रोक लगा दी है। इधर मसूरी अकादमी के 0 पॉइंट के पास बंद पड़े प्राकृतिक नाले के न खोले जाने और 3 दिन से पानी की सप्लाई न होने को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर 0 पॉइंट के आसपास के क्षेत्र के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य सड़क को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी भी की है। साथ ही जनता की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। वहीं स्थानीय लोगों को जाम के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। 0 पॉइंट के आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने मुख्य सड़क पर आकर जमकर हंगामा किया है। रात को बहुत भयंकर बारिश हुई और पूरा नाला फिर हमारे कॉलोनी में आ गया। पूरी रात लोग बाहर खड़े रहे। सुबह से इतनी जनता यहाँ पे है, कोई रिस्पॉन्सिबल अधिकारी NHAI का है न कोई जल संस्थान वाला आया है। जनता यहाँ पे खड़ी है सुबह से कम 50 लोग खड़े हैं यहाँ पे, है ना। इनके अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, फोन पे आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी यहाँ पे नहीं है। तो अब दिक्कतें क्या आ रही है? ये पानी आपके घरों में जा रहा है? दिक्कतें क्या है, ये नाला बंद है, जैसे आपको पता है। वो सारा पानी हमारे घरों में जा रहा है। इन्हें कुछ नहीं पड़ी हुई है। पेयजल आपूर्ति भी ठप है क्या आपके? बिल्कुल, सारी पाइपलाइन टूट गई है, सारी लाइनें टूट गई। सारी लाइन। आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग सर ये नाला खुलवाए, है ना, जल संस्थान वाले पानी चालू करवाए। हमारा दिक्कतें आ रही है,
3-4 दिन से हम पानी के बिना हूँ, पानी नहीं हमारे घर, हम कहाँ जाएंगे पानी के लिए, हमें कहीं पानी नहीं मिलता। रोड हमारी इतनी खराब है, रोड से हम बच्चे गिर रहे, जा रहे, स्कूल वाले बच्चे परेशान है, सब लोग परेशान है। बारिश का पानी भी जा रहा है आपके घरों में? बारिश का पानी जा रहा है, घरों में सब कुछ जा रहा है। रोड को दिखाओ आगे। रोड है, देखो ये पूरी रोड टूटी हुई है, सब लोग परेशान है, दुखी है, हम परेशान है, हमारे कोई नहीं सुनता है यहाँ पे, ठीक है। पानी के बिना परेशान है, हर चीज से परेशान है कोई। डोईवाला के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डीसी नैनवाल महाविद्यालय में अपनी लगभग 4 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने जा रही हैं। इसी को लेकर उनके सफल कार्यकाल के लिए डोईवाला युवा पत्रकार संघ के जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र के सामाजिक लोगों ने प्राचार्य डीसी नैनवाल को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है और कहा है कि डोईवाला का और साथ ही यहाँ के विद्यालय महाविद्यालय का लगातार विकास हो रहा और यहाँ के लोग अग्रसर हो रहे हैं विकास की ओर, जिसे सदा लोग याद रखेंगे। जिन्होंने कि महाविद्यालय में इस सम्मान समारोह में यहाँ पर प्रतिभाग करते हुए मुझे सम्मानित किया, मैं यहाँ के तमाम अभिभावकों का, यहाँ के उद्योगपतियों का, यहाँ के पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए उन्हें, क्योंकि वो सम्मान के लिए यहाँ पर आए, तो मैं स्वयं उनका सम्मान करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने महाविद्यालय में किए जा रहे कार्यों को सराहा है। महाविद्यालय में जितने भी कार्य हुए हैं वो बिना अभिभावकों के, बिना छात्रों के और बिना हमारे यहाँ की जनप्रतिनिधियों के सहयोग से नहीं हो सकता था। मैंने उसको केवल आगे बढ़ाया है। देखिए, आज युवा पत्रकार संघ द्वारा शहीद दुर्गामल महाविद्यालय में ये जो अपने यहाँ के बहुत ही सम्मानित प्राचार्य डॉक्टर डीसी नैनवाल जी के सम्मान में रखा गया, ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि प्राचार्य जी का यहाँ पे जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। उन्होंने इस महाविद्यालय के लिए अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए। उनके प्रयास से ही अनेकों कार्य यहाँ पर हुए हैं। और क्योंकि अभी वो जल्दी ही उनका रिटायरमेंट होने वाला है, तो उनके सम्मान में युवा पत्रकार संघ द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम है। एक बहुत अच्छी पहल आपके द्वारा की गई। समाज में जो अच्छा काम करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और युवा पत्रकार संघ ने इसको देख के जो आज ये सम्मान दिया है, इसके लिए मैं युवा पत्रकार संघ को बधाई देता हूँ। डॉक्टर डीसी नैनवाल जो हैं, निश्चित तौर पे जो है उन्होंने इस विद्यालय के विकास के लिए बहुत कार्य किए हैं। और जैसा कि कोविड के टाइम पे उन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया था, और अभी कुछ 4 दिन के बाद उनका रिटायरमेंट है। आज सम्मान देने के लिए हम युवा पत्रकार संघ के साथ उनको आए, उनकी दीर्घायु और स्वस्थ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।